चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। आज है कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। क्या पढ़ लिया था हम लोग लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट हो गया था, हम लोग ने क्वेश्चन भी ढेर सारे कर लिए थे। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, बताइए, किसी को पता है इसके बारे में? इसको बेसिक अगर हम बात करें तो किसी भी, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी एक सरफेस पे, अब इतना तो पता है हम लोग को कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ना। अब ये सब हम लोग ने पीछे क्लास में पढ़ लिया था, तो कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। तो मैंने कहा कि किसी भी सरफेस पर, मैंने क्या बोला, हमने एक प्लेट ले ली, ठीक है। इस प्लेट पर अगर मैं चार्ज को ट्रांसफर करता रहूं करता रहूं करता रहूं, तो देयर विल बी अ लिमिट ना। मतलब कि एक अमाउंट ऑफ चार्जेस पर जा सकता है, ऐसा तो है नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। आप देखिए, हाइपोथेटिकली कहेंगे तो इनफाइनाइटली जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका फिक्स अमाउंट ऑफ एरिया है इस सरफेस का, और उस सरफेस पर जाकर के ही चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये इनफाइनाइट स्पेस है, करते जाओ भरते जाओ आता जाएगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखो, चार्ज का क्या होता है, मास होता है। मास मतलब मैटर में हो गया, मैटर है तो कुछ स्पेस खाएगा, कंज्यूम करेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं आपके। लेकिन जब हम हाइपोथेटिकली बढ़ते हैं तो हम कहते हैं इनफाइनाइट होती है कैपेसिटी स्टोर करने की चार्ज। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जब हम बहुत ज्यादा पोटेंशियलाइज करते हैं तो आसपास की एयर भी क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। कैसे? ये भी फंडा पिछले चैप्टर का है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, आयनाइज के लिए उस पर एक पोलरिटी आ जाती है, जिससे क्या होता है, उस आयनाइजेशन की वजह से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरफ से आप भर रहे हो, एक तरफ से लीकेज होना स्टार्ट हो गया। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप तो चार्ज देते जा रहे हो, वो चार्ज लेता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो ये हाइपोथेटिकली कंसेप्ट बनाया गया कि इनफिनिट कैपेसिटी होती है, वो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आया? चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। पानी दो यार इसको, पानी वो बॉटल ले भर के, ठीक है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। कि किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी है क्या करने की, चार्ज को स्टोर करने की, इसी प्रॉपर्टी कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। आगे मैंने कंडक्टर चार्ज इट्स पोटेंशियल चेंजेस, मैंने कैसे सिखाया था, मैंने कहा था चार्ज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। समझ में आया? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव है तो निगेटिव पोटेंशियल। The increase in potential is directly proportional to the charge given to the कंडक्टर। अब पिछली क्लास से हेल्पफुल है क्योंकि इसे सीखी हुई है कि चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो ये रिलेशन समझने में आसानी होती है कि यस, चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को, आपको पता है प्रोपोर्शनल क्या है, एक रिलेशन होता है, इक्वल टू क्या था, एक फॉर्मूला, एक वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आप डिपेंडेंसी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन के लिए यू कैन नॉट यूज द रिलेशन, इसके लिए इक्वल टू चाहिए। जब भी प्रोपोर्शनल हटता है देयर विल बी सम कांस्टेंट फैक्टर, उसी कह रहे हैं यहाँ पर सी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है Q इज इक्वल टू CV, और ये C क्या है, दिस इज योर कैपेसिटेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? कैपेसिटेंस। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी सरफेस या एनी कंडक्टर कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज सप्लाइड अपॉन टोटल पोटेंशियल। तो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को हम कह सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाय एनी सरफेस, किसी भी सरफेस द्वारा जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो उस सरफेस पर जो चार्ज है अपॉन उसका जो पोटेंशियल है उसके रेशियो के बराबर। तो यहां से एक नई बात आती है समझ में कि यार चार्ज बढ़ता जाए, वी भी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो मतलब 1/2 का रेशियो है, तो बाद में 2/4 का भी रेशियो हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 4/8 का भी रेशियो हो सकता है, और ये रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं है? तो ये भी फैक्टर आपको याद रखना है। द कांस्टेंट सी इज नोन एज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट पेस पे करेंगे, शॉर्ट नोट में ही बनाओ, फिर बाद में प्रॉपर नोट आप बना लेना। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज अभी तो बताया कैपेसिटी की बात हो रही है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरे खाने की कैपेसिटी है कि हम 4 रोटी खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जैसे 8 रोटी खा सकते हैं, सही बात सुनो, 8 रोटी खा सकते हैं, तो कहोगे सर जी खाते वाते नहीं। अब इतना चिल्लाएंगे तो खाएंगे तो है ना। 8 रोटी 10 रोटी खा सकते हैं, अगर कोई अपना फेवरेट चीज हो तो वो बात अलग है फिर तो बीमार हो जाएंगे सीधे, है। तो मतलब एक कैपेसिटी, लेकिन फिर भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है स्टमक फट जाएगा खाते जाओ, तो स्टमक का भी एक स्पेस है, फिक्स है ना कैपेसिटी। तो हम कैपेसिटी की बात करें तो क्या इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है हम लोग को? मतलब मुझे ईस्ट की तरफ देखते हुए 8 रोटी खाने की आदत है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हमारा एक फिक्स है ना कि हम कहीं भी किधर भी देखते हुए खा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या जैसे कोई भूखा हो उसके सामने भी खा सकते हैं, तो फिक्स नहीं है। तो
एक स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है, इसका डायमेंशन निकालना है तो बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं, आपको चार्ज का पता होना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, क्यू। याद है? तो डायमेंशन निकालना सबसे आसान होता है। देखो निकाल के दिखाते हैं। क्यू अपॉन पोटेंशियल 10th क्लास में पढ़ा था, v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ l और क्रॉस सेक्शन एरिया a। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बारह। तो किसी भी कंडक्टर मतलब धातु का जो बना हुआ कोई वायर है, उसके अंदर से किसी एक छोर a से b तक अगर किसी चार्ज q को हम फ्लो कराते हैं तो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को यहाँ पर w से डिनोट किया जाता है। और जितने चार्ज को हमने फ्लो कराया वो क्या था, q। समझ में आ रहा है? और डिनोमिनेटर कहाँ जाता है विकास, ऊपर, है ना बेटा? तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। फिर से कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। और इसमें एक बार एल और मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा एम एल टू टी माइनस। समझ में आ रहा है? चार्ज का क्या होता है एटी, अब स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है ना? तो देखो तुमने खुद बना लिया। तो अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ। तो फाइंड कैसे दिखेगा, m माइनस वन एल माइनस टू, और फिर क्या आ जाएगा t माइनस टू, और ऊपर जाएगा प्लस फोर, फिर आ जाएगा a की पावर। ये आपका फाइनल डायमेंशन। ठीक है? पहले mlt लिखा जाता है, उसके बाद आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा है वो लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यूनिट क्या है, फैरेड या फिर कुलम पर वोल्ट। ये तो दिख ही रहा है ना, Q अपॉन V, Q कुलम हो गया और V क्या हो गया, वोल्ट, कुलम पर वोल्ट। ठीक है ना? तो ये हो गया कुलम पर वोल्ट। इसका दूसरा यूनिट होता है फैरेड। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन और राइज इन द पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने आपको कहाँ समझाया था, अभी जब मैंने बोला था ना 1/2 है, चार्ज आपका 1 है और आपका पोटेंशियल कितना हो गया 2, मैंने 2/4 बोला। देखो ना, चार्ज बढ़ गया लेकिन कैपेसिटेंस अभी 1/2 है। कैसे, चार्ज मैंने 2 कर दिया और पोटेंशियल 4 कर दिया, बट आपका क्या कैपेसिटेंस बदला, वो भी तो अभी भी तो 1/2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है आपका इंडिपेंडेंट है चार्ज के और पोटेंशियल के। समझ में आ रहा है? इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। उसके नेचर और उसकी थिकनेस के भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। ये क्योंकि गलतफहमी हो जाती है हम लोग को कि हम कह देते हैं, झटके से किसी ने पूछ दिया डिपेंडेंसी तो हम कह देते हैं चार्ज और पोटेंशियल, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक कांस्टेंट है ना। अगर फिर भी आपको नहीं हल्का हल्का पढ़ने की आदत है तो ऐसे पढ़ लो भाई, वो प्रोपोर्शनलिटी, उसका नाम ही देखो ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। और जो बदलेगी नहीं वो डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? वो इंडिपेंडेंट है, वो फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें थ्योरेटिकली, देखो यहाँ पर कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है। ठीक है, तो हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अ टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट जो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब दो प्लेटें होती हैं, दोनों का एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है, उनके बीच में कुछ दूरी होती है, ऐसे इस तरीके से रख दिया तो ये जो बनाएंगे इसको कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। समझ में आया? देखो थ्योरेटिकली इनफिनिट, देखो हाइपोथेटिकली मैंने बोला था ना कि क्या करें, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर, लेकिन प्रैक्टिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो इंटेंस, मतलब अपने आसपास इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, इट कॉजेज आयनाइजेशन। मैंने क्या बोला था, जो आसपास एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आयनाइज कर देगा, और वही आपके आयनाइज्ड जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वही पाथ फॉलो कराएंगे लीकेज ऑफ द चार्ज। उसके थ्रू जैसे बिजली कड़कती है ना, तो देखो ऐसे गिरती है, जब भी गिरती है तो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके गिरती है, सीधे नहीं आती है। तो ये टेढ़े मेढ़े क्यों जा रही है, क्योंकि जो आपके बादल है ना, क्लाउड्स हैं, वो अगर मान लो पॉजिटिव पोलैरिटी बहुत हाई पोलैरिटी उनके पास आ गई, तो उसके आसपास जो आपके ह्यूमिड आपके एयर मॉलिक्यूल जिसमें पानी भी होता है ना, और आपको पता है वाटर क्या करता है भाई, आपको कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक, अब ये सारे क्या है, नीचे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ठीक, अब ये पेड़ क्या है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, धरती से। ये भी बारिश में भीगा हुआ है, तो ये भी आप कहीं आपको कहोगे लकड़ी पे सर कैसे बिजली हो रही है, तो लकड़ी तो इंसुलेटर, लेकिन उसके ऊपर ऊपर तो लेयर पर क्या हो गया, पानी आ गया है ना, तो कहीं ना कहीं कंडक्टिव अब पोटेंशियल बहुत हाई होगा, तो वो भी कवर अप कर लेंगे हम लोग। फ्री इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन उसका बॉन्ड तोड़ा भी तो जा सकता है, मैंने सिखाया था ना इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सब बंधे होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ताकत है तो हम उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, राइट। इसीलिए क्या होता है, बर्निंग हो जाती है, जल जाता है पेड़, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है।
अब इसके आसपास जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब ये क्या हो गया, अब मान लो ये आयनाइज्ड हो गया, अब ये क्या करेगा, अगले पे जंप करेगा, फिर अगले पे जंप करेगा, और इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडमली किधर ही मूव करते रहते हैं, कोई फिक्स पोजीशन उनकी होती नहीं है, तो अलाइन होने के तो कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे पोटेंशियल देखो, अब यहाँ जंप किया, इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो गया, ये बगल वाले को आयनाइज कर देगा, उसके बगल वाले को कर देगा, और जब क्लाउड बहुत नीचे होते हैं तभी बिजली कड़कती, ऊपर तो नहीं होती। ऊपर होता है क्या ऐसा? कहते हैं काले बादल हैं, बहुत नीचे आ गए हैं, तो अब जो है बिजली गिर सकती है, आवाज आ रही है। और कभी देखो मोशन होता है, जब आपका बादलों का मोशन होता है एक के ऊपर से, तो उसमें ही आपको सबसे ज्यादा बिजली देखने को मिलती है, रुके ये बादलों में नहीं मिलती। तो नोटिस करना ये सब, हवा चल रही है खूब, आंधी आ रही है और बिजली कड़क रही है, ऐसे तो होता है ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, देखो रगड़ से ही चार्ज ट्रांसफर होता है। अब बादल बहुत हैवी हैं, ठीक है, अब उसके पास ढेर सारे चार्ज भी हो गए, अब वो क्या करेगा, अपने आसपास वो हैवी होता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आएगा, तो जैसे जैसे इस पेड़ और बादल के बीच की दूरी कम होगी, वैसे वैसे अच्छी बात है ना, ये तो बिजली ट्रांसफर करनी है, जितने करीब जाओगे उतना अच्छा ना, उतने आपके आराम से आपको मिल जाएंगे क्या, आपको एयर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जिस जो आयनाइज होंगे, और आयनाइज होने की वजह से क्या करेंगे, पाथ को क्या कर देंगे, आपको पाथ, आपका पाथवे डेवलप करेंगे, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। उसे कहते हैं सडन डिस्चार्ज, इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ होता है कि कोई आज तक कोई ऐसा बना ही नहीं पाया डिवाइस जिसमें उसको स्टोर कर सके, और सिर्फ धरती माता ही है जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि उतने चार्ज को स्टोर कर सके। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट, यही बात मैं इतनी देर समझा रहा था, कंसिक्वेंटली द चार्ज ऑन द कंडक्टर लीक्स, यही तो बताया था मैंने कि लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल। समझ में आया? इट इज क्लियर दैट एवरी कंडक्टर हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, ये लिखना नहीं है, बताने के लिए बस है, पढ़ाने के लिए होता है, विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू इट एंड द राइज ऑफ पोटेंशियल। तो कह रहे हैं किसी भी कंडक्टर के लिए आपका जो कैपेसिटेंस है वो Q अपॉन V के रेशियो में निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शेप एंड साइज से उसका जो सरफेस है वो डिसाइड होगा, एंड सराउंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग से ही तो सारा खेल होता है। आखिरी के जो दो न्यूमेरिकल करवाए थे वो कहीं ना कहीं हमको इस टॉपिक के लिए ही पढ़ाए गए थे वो, ठीक है। सराउंडिंग जो मीडियम है वो अगर आइसोलेटेड है तो कैपेसिटेंस कुछ और होगा, अगर आइसोलेटेड नहीं है यानी कोई और आकर के बैठ गया आसपास, तो उससे चार्ज इंगेज होने लगेगा इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिससे कि क्या होगा, उसका कुछ पोटेंशियल यूटिलाइज होगा, तो पोटेंशियल फिर से इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट रखने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका कुछ चार्ज किसमें लग गया, तुमको हम मनाने में लग गया, मेरा कुछ हिस्सा दिमाग का, तो मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा ऑक्युपाई हो गया ना कहीं, ठीक, तो मेरे ऊपर खुद ध्यान रख पाऊंगा नहीं ना, तो मुझे खुद पे और ध्यान रखना, तो और बाकी बचे हुए दिमाग में और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कुछ कुछ मोटा मोटा बचा, ठीक है। अभी जब इसको और अच्छे से करेंगे वी विल डिस्कस, ठीक, वो केस आएगा, लेकिन अभी ऊपर ऊपर का नॉलेज आपको मैंने दिया कि किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ दो प्लेट है, उनके बीच में एक फिक्स सेपरेशन है, और यहाँ पर दिखा रहे हैं एक तरफ से देखो चार्ज है, और ये जो एनिमेशन है ये दिखाना चाहता है, एक्चुअली एक कंसेप्ट आगे आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, जो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखा जाए तो इनकी अगर यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई है, ठीक है, इसमें कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, अगर इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई और इस पे निगेटिव पोलैरिटी आ गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो कैसी होगी, दिख ही नहीं रहा यार व्हाइट तो। अनाहिता समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो पूछो। अच्छा, घर चले गए कुछ बच्चे तो एकदम ही गायब है हो गए, सविता खुशी सब गायब ही चल रहे हैं, कल आएंगे, चलो कल ही बात होगी अब, कल कुछ नए बच्चे भी आएंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी कि नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, ठीक, पॉजिटिव से निकलेगी और वन ओपन लूप में होगी या क्लोज लूप में होगी, ओपन लूप में होगी या क्लोज लूप में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, क्लोज लूप में होगी। क्यों बेटा, क्लोज लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है, बताओ जरा, चलो अच्छा है, बताओ क्लोज लूप क्या होता है और ओपन लूप क्या होता है, क्या ऐसी चीजें बताई थी मैंने या नहीं बताई थी,
अगर नहीं बताई थी तो भाई बड़ी बड़ी गलती हो गई हमसे, लेकिन ऐसा पाप हमसे होता नहीं जल्दी। हमको याद भी, हमने कब बताई, लेक्चर नंबर भी याद है। और बताओ, और बताओ, जल्दी बताओ, क्या होता है क्लोज और ओपन लूप? क्यों नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो किसको पता है? नहीं पता? अरे ये देख, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेकार है, इसको क्या करेंगे याद करके, है ना? हाँ भाई आयुषी, तुम बताओगे क्लोज लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर बात हो रही। तुम लोग को पता है पीछे? किसी को नहीं पता? बहुत कठिन होगा ये। नहीं तो भाई तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो। हाँ, याद आ गया ना? वापसी का कोई रास्ता है नहीं ना? तो ओपन लूप हो गया। क्लोज लूप में क्या होगा हमें पता है, याद है, लेकिन वो उस तरीके से याद नहीं जैसे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करोगे, अब होमवर्क करोगे, अब दोबारा 5 बार लिख करके ले आओगे, ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में लिख करके लेके आओगे और सबमिट करोगे, जब तक तुम लोग को एक बार में याद ना हो जाए। अब क्लोज्ड कैसे हुआ? क्योंकि साउथ से मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज नहीं हो सकती। ये मैंने सेम चीज लिख करके बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पूरा पूरा नोट्स 5 बार बनाओगे, और उसमें जो जब तक हमने जहां तक पढ़ाया ना ओपन और क्लोज, वहां तक लिख करके सबमिट करोगे। ठीक, अगली बार मत भूलना, ठीक? क्लास की चीज ही पूछते हैं, ज्यादा कुछ थोड़ी ना हुआ। नोट्स करो, बढ़िया से बनाओ। चलिए, तो मतलब हमें इतना तो क्लियर हो गया अब कि इनके बीच में एक ओपन लूप इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि पॉजिटिव शुरू होगी और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। आउटसाइड उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ओपन लूप है और सिर्फ एक यूनिट डायरेक्शन में होगी, और इनके बीच में ही होगी, और कहीं इसका इफेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने निगेटिव है, और ये निगेटिव को बहुत पसंद करता है, तो सिर्फ निगेटिव को ही देखेगा, अगल बगल थोड़ा ना देखेगा। सही, पॉजिटिव से निगेटिव, आउट से, इसीलिए कहते हैं कैपेसिटेंस के आउटसाइड उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये आगे का टॉपिक है, ये अभी मैंने आपको बताया। आगे, तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है, स्मॉल है और लिमिटेड होती है, और इट हैज बीन फाउंड दैट इफ अ कंडक्टर इज प्लेस नियर, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? क्या कह दिया, विसिनिटी ऑफ कंडक्टर में किसी और को रख दिया तो डिपेंड करता है, उससे उसकी कैपेसिटेंस डिस्टर्ब होगी। देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेज एंड हेंस इट कैन स्टोर मोर चार्ज, दैट इज विसिनिटी ऑफ, यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, vicinity of another conductor increases the capacity of a charged conductor। अगर किसी और को लाकर के एक चार्ज प्लेट है, चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, अरे अभी तो बताया था, एक हो गया आपका पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसको अभी तुम्हें दिखाया था कैसे होता है, अभी सिखाते हैं, और एक हो गया आपका नेगेटिव, ये अंदर की तरफ नेगेटिव होगा, है ना, और यहां से एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी हमने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यही बैटरी उसको चार्ज ट्रांसफर कर रही है, इस पे पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव हो गया। ठीक, इनके बीच में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। ठीक, अब मैंने इसके आसपास लिया करके एक शीट रख दी, ठीक, जो क्या है भैया, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड, अगर उसको रख दिया तो अब क्योंकि भाई किसी के विसिनिटी में, क्योंकि इसके रीजन में आ गया, तो अब ये क्या करेगा आसपास, अब इससे इंगेज होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस पर एक पॉजिटिव पोलरिटी एक नेगेटिव पोलरिटी आएगी, वो जो पॉजिटिव दूर जाएगी, मतलब पीछे वाले सरफेस पर, नेगेटिव आगे वाले पे। इससे क्या होगा, देखो क्या लिखा आगे, द चार्ज कंडक्टर का क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्यों, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस, लिखा है कि नहीं लिखा है उसमें? जिससे क्या होगा, जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। मेरी बात सुनना, अभी बहुत बेसिक मैथमेटिकल रूल है, इसके पास चार्ज क्यू था, क्यू तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि लीकेज अलाउड ही नहीं है, लेकिन इंगेजमेंट होने से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पहले वी था, बाद में क्या हो गया, बाद में क्यू तो सेम था लेकिन v डिक्रीज हो गया, v डैश बोल देते हैं, v डैश की वैल्यू क्या है, लेस देन है v से, क्यू सेम नंबर है ना, तो क्यू की कोई नंबर ले लेते हैं, ये 2 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 था, ठीक है, तो 2/3 का एक वैल्यू आएगा जो कि लेस देन होगा कि नहीं होगा, 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, 1 छोटा होगा यार। ठीक, अब मैंने कह दिया यहाँ पर 2 है, और अब ये घट करके कितना हो गया 2, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। बताओ 1 बड़ा कि आपका जो 1 से छोटा वैल्यू वो बड़ा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई?
क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है किसका, कैपेसिटर का, जिससे कि क्या होता है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपने विसिनिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर या फिर जो आपका कैपेसिटेंस है उसमें अगर आपने प्लेस कर दिया एक अनदर कंडक्टर, तो उससे क्या होगा, कैपेसिटी विल इंक्रीज। समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। तो इसमें नोट नहीं करना सबको, जो क्या नोट करना है हम लोग ये नोट करेंगे, ठीक है, समझाने के लिए सब लिख के लाए। हम लोग ये नोट करेंगे अच्छे से, और हम लोग क्या नोट करेंगे, हम लोग ये पूरा नोट करेंगे इसमें, और ये पूरा नोट करेंगे। ठीक है, नोट्स के लिए बता दिया। ठीक, ये क्यों नोट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। ठीक, इसका ये क्यों नोट करेंगे, इसमें हम लोग ने यूनिट निकाला है, डायमेंशन निकाला है, और ये लास्ट में हम लोग ने पढ़ा है डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी। ठीक है, फिर हम लोग ने इसमें सारा चीज पढ़ा हुआ है, लेकिन काम का हमारे क्या है भाई, ये। और बोर्ड्स के लिए, अच्छा बोर्ड्स वालों के लिए ये केस पूछ सकते हैं कि क्यों इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, कि क्यों आपका इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं हो सकती, उसके लिए सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि लीकेज होता है, कैसे होता है, ठीक है, सारी चीजें आपके पास हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अब बेटर चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि दो कंडक्टर है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने बोला था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ टू कंडक्टर क्लोज टू ईच अदर, हमने क्या कर दिया, दो कंडक्टर ले लिया, दो धातु से बनी हुई चीज ले ली हमने, है ना, और उसको पास पास रख दिया, जैसे कि ये दोनों मेरे हाथ हो गए, पास पास रख दिया, बैठ नहीं सकते, चलो दिखेगा नहीं ना, इसको ऑनलाइन ही दिखेगा। तो हमने क्या ले लिया, ये जो मान लो ये दो सरफेस हो गए, दोनों मेरे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है, सेपरेशन चेंज हो रहा है ना, सेपरेशन से कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। ठीक, पास पास रख दिया और दो दो रख दिया। ठीक, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो सोचो ध्यान से, क्या करें, क्लोज टू ईच अदर, तो हमारे लिए बेटर कौन सिचुएशन है, पास पास रख दो। ठीक है, इफ द कंडक्टर, तो क्या कह रहे हैं, कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कह रहे हैं कि दोनों के पास जो चार्ज है, अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा, अगर इस पर प्लस 2 कूलम है तो इस पे क्या होगा, माइनस 2 कूलम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे, द सिस्टम इज कॉल्ड, इन दोनों को साथ में क्या कहा जाएगा, कैपेसिटर। ठीक है, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, कंडेंसर। ये आपके यहाँ पे कुछ फिगर है, अभी अपन चेक करेंगे कौन सा कैपेसिटर है कौन सा नहीं है। The capacity or capacitance of a capacitor is given by magnitude of charge on either plate. Either word का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों में से किसी भी एक प्लेट का आप चार्ज देख लो, जैसे मान लो इस पे 2 कूलम था, इस पे -2 था, तो हमें सिर्फ यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो हम कहेंगे 2 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा फॉर्मूले के लिए, तो वी विल पुट 2। ठीक है, नीचे क्या है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, v। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया फिर से, q अपॉन v। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा चेक करते हैं, ये कुछ फिगर दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फिगर है जो कि कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा है जो नहीं करता है, ये चेक करते हैं। ठीक है, जो डिफिनेशन पड़ी है ना उससे ही अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला एक टेढ़ा मेढ़ा कुछ नॉन यूनिफॉर्म शेप है, और इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, कितना चार्ज है इस पर, प्लस क्यू। ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे कितना है, जीरो। जीरो क्यों, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, नेट चार्ज विल बी जीरो। तो क्या ये कैपेसिटेंस हो सकता है, पहली ही डिफिनेशन में कह रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज कितना है, पोटेंशियल जीरो है, और आपका चार्ज कुछ Q2 दिया हुआ है, विच इज लेस देन माइनस क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड पहले बता, Q1 Q2, अगर इस पे Q1 है और इस पे Q2 है, तो क्या होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, इक्वल अपोजिट बोला गया, ये भी नहीं है, यहाँ हो, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है ना, और यहाँ पे सेपरेशन भी कम है। तो ये आपका है फिगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समझ में आ गया। तो ये आपका सी वाला जो है इसमें कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्या ही मतलब है। ठीक है, ये इसका कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं, बता तो दिया हमने ना, इसको पढ़ने को जरूरत नहीं। एक फिगर बना लो बढ़िया सा, ठीक है, हेडिंग बना करके फिगर बना लो।
आगे बढ़ जाएं, कर लो कर लो, चलो देखो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कंडेंसर के बारे में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, सीधे आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल। अगर हमने क्या कर दिया, चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, उससे भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बेसिक बात होगी, फ्रैक्शन की बात होगी, चार्ज अगर सेम है और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो डिनोमिनेटर घटता है तो पूरी वैल्यू बढ़ती है। कंसिडर कंडक्टिंग प्लेट एम विच इज गिवन अ चार्ज कितना है, कैपिटल की, सच दैट इट्स पोटेंशियल क्या है, राइजेस टू वी। जब चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आगे देखिए, अब हमने क्या कर दिया, ये विसिनिटी वाली चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं। जो हमने बोला था ना कि एक चार्ज कंडक्टर की विसिनिटी में अगर हमने कोई दूसरा कंडक्टर प्लेस कर दिया, उससे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो यहाँ पर अगर हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया एक आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट को। हमने क्या कर दिया, आइडेंटिकल कहने का मतलब है जितना क्षेत्रफल इसके पास उतना ही क्षेत्रफल इसके पास। ठीक है, जितना शेप, जैसा शेप इसका वैसा ही शेप इसका। समझ में आया? अब इसको कंडक्टिंग प्लेट बोला, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ध्यान से देखो, सिर्फ इसके पास चार्ज था। जब इसके पास चार्ज है, अगेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्या करेगा ये, जितने इसके जो चार्ज हैं ये दोनों सरफेस पर बराबर बढ़ जाएंगे। जितने चार्ज इधर हैं उतने ही चार्ज इंड्यूस कर सकता है अपोजिट नेचर के ये जो विसिनिटी में प्लेस्ड कंडक्टर है। तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, समझ में आया? ड्यू टू विच इसके भी दो सरफेस हैं, है ना? तो देखो यहाँ पर इसको सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। सरफेस 3 पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड सरफेस 2 के चार्ज के बराबर होगा, बट द नेचर विल बी अपोजिट। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अगेन एट सरफेस 4 जो चार्ज है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज 2 के, क्योंकि जितना ये करेगा सेपरेट उतना ही तो होगा ना। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अब देखो इससे पोटेंशियल क्या आ गया, अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, क्यू अपॉन वी डैश में वी क्या है, पहला जो पोटेंशियल इस पूरे का है। ठीक है, पोटेंशियल इसका हो गया। अरे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के नहीं आता है क्या, टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे ना। तो भैया एक पोटेंशियल इसका ये हो गया, इस पर हो गया निगेटिव, इस पे हो गया, तो इसी का तो सम नीचे लिखेंगे ना। ठीक है, सिंपल है कि नहीं है? आगे देखिए नेक्स्ट। अब v डैश की वैल्यू क्या होगी, v से ज्यादा हो कम होगी, भैया कम हो जाएगी ना। निगेटिव वाला जब आएगा तो उसको रिड्यूस करेगा या बढ़ा देगा, घटा देगा, है ना? फिर क्या, एज द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज लाइज क्लोजर टू द प्लेट इन कंपेरिजन टू द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। अब कैपेसिटेंस, जब पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी को अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अगर तुम्हें लग रहा है सरफेस 4 वाला नहीं समझ में आ रहा है सर, है ना, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अर्थिंग लगा सकते हो। तो अर्थिंग जहां लगाओगे उसी सरफेस के सारे चार्ज को ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ अगर अर्थिंग लगा दी, अगर यहाँ अर्थिंग लगा दी तो क्या होगा, सरफेस 4 के सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, धरती माता के पास चले जाएंगे ना। तो इसके पास कुछ चार्ज बचेगा क्या, नहीं। अब यहाँ निगेटिव आ गया और यहाँ पर भी अर्थिंग लगा लो भाई। ठीक है, वैसे लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि ये ऑटोमेटिकली सारे चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे निगेटिवली चार्ज बॉडी है, जब निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है तो पॉजिटिव तो निगेटिव तो भागा भागा आता है ना। तो ऑटोमेटिकली सारे चार्ज इधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। अगेन इन साइड के दो 2 एंड 3 के बीच में होगा चार्ज कि नहीं होगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इनके बीच में पोटेंशियल होगा। इसका पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा क्योंकि चार्ज तो उतने ही है, और इसका पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव में आंसर क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा ना यार, 2 वोल्ट और -1 वोल्ट कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट ही तो बचा ना। पोटेंशियल भी डिक्रीज क्यों दिखेगा, पेयर में अगर देखेंगे तो देयर विल बी ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा प्रीवियस वाले से। समझ में आया? तो अब यहाँ से अगर देखेंगे अपन, तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। एंड दिस रिजल्ट्स इन, बताओ, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो यही कॉज होता है, यही जो हम लोग ने, अगर बोर्ड्स में किसी ने कह दिया प्रूफ करके दिखाओ, तो यू हैव टू डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप वो स्टेटमेंट लिखोगे, आफ्टर दैट आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कैसे ये चीज इंक्रीज। तो ये मैथमेटिकली आपको मैंने दिखाया कि कैसे वेरीफाई करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से हमने प्रूफ किया। तो आपका ये हो गया पूरा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आप इस चीज को आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। इन एन आइडेंटिकल अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज conductor, then the capacitance of the charge conductor increases appreciably. This is the principle of parallel plate capacitor.
तो जब भी हम लोग किसी भी एक वन साइडेड आपका कोई प्लेट है वो अर्थ के साथ कनेक्ट कर अगर प्लेस कर दिया, उससे क्या होगा, हमेशा अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज यहाँ बचेगा और लाइक नेचर ऑफ चार्ज चला जाएगा अर्थिंग में, और इससे बन जाएगी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, इसी कंसेप्ट कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? ये बढ़िया था, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, एक कदम और आगे। चलिए अब बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर की। अब ये 3 मिनट में तो पढ़ा नहीं पाएंगे। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।